नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब चैप्टर के बारे में। और एडवर्ब के बारे में कुछ अच्छे अच्छे रूल्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, उनको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता भी दी थी। तो आज हम लोग बात करते हैं इसी एडवर्ब चैप्टर के बारे में। और तो चैप्टर जो आपका चल रहा था वो चल रहा था आपका एडवर्ब। ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा चल रहा था? चैप्टर आपका था एडवर्ब। अब देखो, जो हम एडवर्ब के बारे में बात करते हैं, एडवर्ब के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक पॉइंट आपका आता है। वो क्या आता है? वो आपका आता है फेयरली, फेयरली, और फिर एक वर्ड आता है आपका रेदर। तो फेयरली और रेदर का प्रयोग। ठीक है, क्या आता है? फेयरली और रेदर का प्रयोग। ठीक है, तो एक वर्ड होता है तुम्हारा फेयरली और एक वर्ड होता है आपका रेदर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो फेयरली और रेदर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं फेयरली के बारे में कि ये फेयरली क्या होता है, किसके लिए यूज करते हैं। तो जो फेयरली वर्ड है आपका, फेयरली वर्ड है, ये दोनों के दोनों एडवर्ब हैं। ये भी एडवर्ब है आपका और ये भी एडवर्ब है। ठीक है, एक हो गया आपका फेयरली और दूसरा हो गया आपका रेदर। ठीक है, तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, फेयरली के बारे में और रेदर के बारे में, तो ये जो एडवर्ब, ये भी एडवर्ब होती है और ये भी एडवर्ब होती है। इसका मतलब ये दोनों क्वालिफाई करेंगे इस किसको? तो ये दोनों के दोनों क्वालिफाई करते हैं आपके एडजेक्टिव को। अगर ये दोनों के दोनों आपके एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, इसका मतलब है कि इसके साथ एडजेक्टिव का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से एडजेक्टिव आपके पूछे जाते हैं। फेयरली के साथ क्या पूछता है? फेयरली के साथ वो पूछता है कि कैसे पॉजिटिव सेंस वाले एडजेक्टिव, यानी फेयरली के साथ हम उन एडजेक्टिव का यूज करते हैं जो कि पॉजिटिव सेंस देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंस जो देते हैं, ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग इसके साथ में करते हैं। बात समझ में आ गई? रेदर के साथ क्या होता है? रेदर के साथ हम लोग क्या करते हैं? तो रेदर के साथ हम लोग निगेटिव सेंस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फेयरली के साथ पॉजिटिव सेंस और रेदर के साथ आपका निगेटिव सेंस जो देते हैं, ऐसे एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई है। तो जैसे आपके सामने एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा, हमने आपसे कहा कि जैसे फेयरली है, या फिर एक वर्ड आता है रेदर, फेयरली या रेदर, और हम इसके आगे जोड़ देते हैं एक वर्ड आपके सामने। वो वर्ड है आपका डिफिकल्ट। वो वर्ड है आपका डिफिकल्ट। अगर हमने डिफिकल्ट मान लो जोड़ दिया, तो अगर हमने मान लो यहाँ पे डिफिकल्ट लिख दिया, तो अगर यहाँ पे हमने आपके सामने वर्ड क्या लिखा है? डिफिकल्ट लिखा है, तो आपको ये बताना है कि इसके साथ फेयरली का यूज करेंगे कि रेदर का यूज करेंगे। ठीक है, तो डिफिकल्ट आपका कैसा सेंस देता है? निगेटिव वर्ड देता है। अगर निगेटिव सेंस देता है, इसका मतलब फिर इसके साथ में फेयरली नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रेदर हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे हम बात करते हैं। जैसे अगर हमें फेयरली के साथ यूज करना है, अगर हमें फेयरली के साथ वर्ड यूज करने हैं तो हम कैसे वर्ड्स का यूज करेंगे, और अगर हमें रेदर के साथ वर्ड्स का यूज करना है तो हम कैसे वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फेयरली के साथ कैसे वर्ड्स का यूज करेंगे और रेदर के साथ हम लोग कैसे वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम फेयरली के बारे में बात करते हैं, जब हम आपसे फेयरली के बारे में बात करते हैं, तो इसके साथ हमने कहा पॉजिटिव सेंस वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो पॉजिटिव की अगर बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आपका आ सकता है ब्यूटीफुल। इसके अलावा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, या फिर आ सकता है इंटरेस्टिंग। अगर भैया कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है आपकी, तो वो भी किसके साथ यूज कर सकते हैं हम लोग? फेयरली के साथ यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं रेदर के साथ में, तो अगली का यूज कर सकते हैं, डल का यूज कर सकते हैं, स्टूपिड का यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग फिर जो है वो रेदर का यूज करते हैं। ठीक है,
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर हमें फेयरली लगाना होता है और कहाँ पर हमें रेदर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो हम अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है, वो ये है कि एक वर्ड हमें लिखा मिलता है, वो वर्ड हमें मिलता है फ्री, और एक जगह हमें लिखा मिलता है वर्ड फ्रीली। फ्रीली, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हमें दोनों में डिफरेंस को समझना है, तो बहुत आसान होता है। जैसे अगर आप इसकी मीनिंग को भी समझेंगे तब भी आप इसको आंसर को आसानी से कर पाएंगे। जैसे हम बात करें फ्री के बारे में, तो फ्री का मतलब होता है मुफ्त में, और जब हम फ्रीली की बात करते हैं तो फ्रीली का मतलब होता है आपका स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो फ्री का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है विदाउट चार्ज, बिना पैसे के, विदाउट चार्ज, और इसी को हम हिंदी में कहेंगे मुफ्त में, इसी को हम कहते हैं मुफ्त में। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं फ्रीली के बारे में, तो फ्रीली का मतलब होता है आपका टू मूव एनीवेयर, एनीवेयर विदाउट, विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। तो इसका मतलब हो जाता है कि स्वतंत्र रूप से, इसका जो मतलब आता है वो आता है आपका स्वतंत्र रूप से। तो इसकी मीनिंग निकल के आ जाएगी आपकी स्वतंत्र रूप से। बात समझ में आ गई? तो फ्री का मतलब हो जाएगा मुफ्त में, और फ्रीली का मतलब हो जाएगा आपका स्वतंत्र रूप से। ठीक है, इतनी बात आपको सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा, मैंने कहा आई बॉट दिस बुक, और फिर हमने आपसे कहा कि फ्री या फिर फ्रीली, ये हमने लिख दिया। और सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने कहा आपसे कि आई बॉट दिस बुक फ्री या फिर फ्रीली, और सेकंड नंबर हमने क्वेश्चन आपके सामने लिखा कि यू कैन मूव फ्री या फ्रीली एनीवेयर इन इंडिया, फ्री या फ्रीली एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। फर्स्ट है आई बॉट दिस बुक फ्री या फिर फ्रीली, और सेकेंड है आपका यू कैन मूव फ्री या फ्रीली एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमें बताना है दोनों के आंसर्स। ठीक है, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि आई बॉट दिस बुक फ्री या फिर फ्रीली। अब अगर हमने किताब खरीदी है तो कैसे खरीदी होगी, फ्री में खरीदी होगी, तो फ्रीली इसका आंसर का कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड, अगर हम बात करें कि यू कैन मूव फ्री या फिर फ्रीली, तो यहाँ पर मूव करने की बात है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, तो कैसे जाएंगे, फ्रीली जाएंगे, यानी कि स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इतना आप नोट डाउन करो, तो फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे।
चलो देखो, ये चीज हम लोगों ने नोट कर ली। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे, ठीक है। अगला पॉइंट आपका क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है कि लेट और लेटली, लेट और लेट का प्रयोग और लेटली का प्रयोग, इन दोनों में क्या अंतर होता है भाई? लेट में और लेटली में क्या अंतर होता है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो जब हम लेट के बारे में बात करते हैं या फिर हम लोग लेटली के बारे में बात करते हैं, तो लेट का मतलब क्या होता है? तो लेट का जो मतलब होता है वो होता है आपका देर में, यानी ये लेट की बात करता है। और लेटली का जो मतलब होता है वो होता है आपका हाल ही में। क्या होता है? हाल ही में। तो लेट का मतलब होता है देर में, लेट का मतलब होता है हाल ही में। एक तो ये इसकी हिंदी मीनिंग से हमने निकाल लिया। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है कि इससे हम बात करते हैं तो लेट के साथ क्या होता है? तो लेट के साथ आपका इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? इंडेफिनिट। और जब हमने तुमको टेंस में ही एक पढ़ाया था, वो हमने पढ़ाया था तुमको लेटली। लेटली हमने आपको पढ़ाया था किसमें? तो वो हमने पढ़ाया था आपको परफेक्ट में। इसमें पढ़ाया था। तो ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो, जैसे हमने कहा कि ऑलवेज ही ऑलवेज कम्स लेट, या फिर लेटली इन द क्लास। और सेकेंड क्वेश्चन हमने लिखा कि आई हैव रीच्ड देयर लेट, या फिर लेटली। एक प्रश्न आपके सामने ये हो गया, ठीक है। तो दो प्रश्न आपके सामने हैं, आप इसके आंसर्स करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड। चलो देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने कहा था 10 से ही तुम देख लोगे, 10 से ही तुम्हारा आंसर निकल आता है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की ही बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा मिल रहा है कि ही ऑलवेज कम्स लेट या लेटली इन द क्लास। तो यहाँ पर हमने देखा तो ऑलवेज है, कम्स है, तो हमें पता चल गया कि टेंस आपका इंडेफिनिट में है। इसका मतलब लेट इसका आंसर सही होगा, लेटली इसका आंसर नहीं होगा। फिर आता है आई हैव रीच देयर लेट या फिर लेटली, तो मैं पहुंच चुका था वहां पर, कैसे? हाल ही में। तो ये परफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लेटली हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव रीच देयर लेटली। तो फर्स्ट और सेकेंड ये दो इसके आंसर्स निकल के आ जाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो लेट हो गया और आपका लेटली हो गया।
ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। और ये रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। रूल क्या है? रूल है आपका इनफ का प्रयोग। ठीक है, रूल है आपका इनफ का प्रयोग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो रूल है आपका यूज ऑफ इनफ। यूज ऑफ इनफ, और यूज ऑफ इनफ कहने का मतलब है कि इनफ का प्रयोग, इनफ का प्रयोग। ठीक है, तो इनफ का प्रयोग कैसे हम यूज करते हैं? तो सबसे पहले जब बात करते हैं इनफ के बारे में, कि जैसे अगर आपसे पूछता है कि ये जो इनफ वर्ड आपके सामने लिखा है, ये इनफ है क्या? ठीक है, ये इनफ है क्या? ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्या है? तो जो इनफ है ये दो तरीके से काम करता है। इनफ आपका दो तरीके से काम करता है। कैसे? या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर आपका ये एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से काम करता है इनफ। ठीक है, या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा या फिर एडवर्ब का काम करेगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने इसका लिखा, पहला क्वेश्चन हमने लिखा कि शी हैज इनफ मनी, शी हैज इनफ मनी। और सेकेंड क्वेश्चन हमने लिखा कि शी इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीवन, टू हेल्प एवरीवन। ठीक है, तो सी हैज इनफ मनी और सी इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीवन। दो क्वेश्चन है आपके सामने। अब जब दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगर हम बात करते हैं आपसे फर्स्ट वन की कि सी हैज इनफ मनी, तो हमने देखा मनी तो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, और नाउन के जो ठीक पहले लिखा होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और ये वाला आपने पैटर्न जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपने अक्सर पढ़ा भी होता है कि सी हैज इनफ मनी, इनफ मनी, तो वो आपको सही भी लगता है और ये है भी सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जब भी कभी भी आप कोई एग्जाम देंगे, कोई पेपर वगैरह देंगे, तो उसमें तुम्हारा ये दूसरा वाला प्रश्न पूछता है, सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछता है कि सी इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीवन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं इनफ मनी को, उसी तरीके से हम पढ़ते हैं इनफ काइंड को, इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ते हैं। तो जब हम इसको उसी तरीके से पढ़ते हैं तो इस वजह से यहाँ पे सिचुएशन आपकी गलत होती है। तो रूल आपको लिख लेना है क्या, कि जो इनफ है आपका, इनफ, इनफ, इनफ का प्रयोग, इनफ का प्रयोग नाउन के पहले, इनफ का प्रयोग नाउन के पहले तथा, इनफ का प्रयोग नाउन के पहले तथा एडजेक्टिव के बाद में होता है। इनफ का प्रयोग नाउन के पहले तथा एडजेक्टिव के बाद में होता है, तथा एडजेक्टिव के बाद में होता है। ठीक है, तो जो इनफ है आपका, इनफ जो है उसका प्रयोग नाउन के पहले होगा और एडजेक्टिव के बाद में होगा, बस इस चीज को ध्यान रखना है।
एक चीज तो ये होगी कि इनफ जब भी आएगा तो इनफ जो है वो आएगा नाउन के पहले, यानी सबसे पहले हमें इनफ लिखा मिलेगा और इसके बाद तब हमको नाउन लिखा मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इनफ का प्रयोग आता है एडजेक्टिव के बाद में, तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमको एडजेक्टिव मिलेगा, इसके बाद तब हमें इनफ मिलेगा। लेकिन ये चीज़ और एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो एडजेक्टिव है ये भी आपका होना चाहिए आपका किस डिग्री में, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, इसके बाद तब आपका क्या आ जाएगा, इनफ आ जाएगा। इसी वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, इसको इम्पोर्टेंट भी लिख लेना क्योंकि हर बार पेपर में, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इनफ का प्रयोग नाउन के पहले और एडजेक्टिव के बाद में होता है, और वो जो एडजेक्टिव आपका होता है वो आपका किस डिग्री में होता है, तो वो आपका हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न तो यहाँ से बन जाता है, दूसरा इसकी डिग्री से बन जाता है। तीसरा तो आपको ध्यान रखना है, आप वहाँ पे चीज़ें आएंगी तो आप पकड़ लोगे वैसे भी, कि जब ये इनफ आ जाता है तो इसके बाद टू भी लगता है, और जब टू लगेगा तो टू के बाद क्या आएगी, वर्ब भी आएगी। तो ये भी पैटर्न होता है, तो जब क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ये वाला पैटर्न वहाँ पे दिखाई देता है, क्या, टू प्लस वर्ब का पैटर्न आपको वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ तो कभी कभी हो सकता है फॉर दे दे, तो फॉर दे देता तो कहीं ना कहीं हमें खुद ही चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाती हैं कि किस तरीके का पैटर्न है, कैसे हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलो तो इसी पर बेस हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैंने कहा इनफ का प्रयोग नाउन के पहले और एडजेक्टिव के बाद में होता है। तो अगर हम देखें तो काइंड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब इनफ को कहाँ होना चाहिए था, इसके बाद में होना चाहिए था। अगर इसके बाद में होना चाहिए था तो इसका मतलब इस सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन हम इसमें करेंगे सी इज काइंड इनफ, सी इज काइंड इनफ टू हेल्प एवरीवन, टू हेल्प एवरीवन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिएगा, फिर हम एक दो क्वेश्चन आपको और देते हैं तो आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम एक दो प्रश्न आपको और देंगे तो वहाँ से आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, चलो अब आता है तीसरा क्वेश्चन है आपका, सी इज सी इज इनफ वाइज, सी इज इनफ वाइज टू अंडरस्टैंड, सी इज इनफ वाइज टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन। फोर्थ नंबर लिखिएगा, थर्ड हो चुका है आपका। इसका आंसर आप पहले इसको नोट करो, इसका आंसर बताओ। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, ही इज फास्टर इनफ टू डिफीट यू, ही इज फास्टर इनफ टू
डिफीट यू। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हो जाएंगे तुम्हारे, 3rd नंबर और 4th नंबर। चलो देख लेते हैं, फिर आराम से नोट करते रहिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि सी इज इनफ वाइज, सी इज इनफ वाइज टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन। तो अगर हम देखें तो इनफ ए, वाइज आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो इनफ का प्रयोग तो एडजेक्टिव के बाद में होता है, इसका मतलब तो ये गलत हो गया। इसको लिखना पड़ेगा वाइज के बाद वाइज इनफ, और वाइज के बाद इनफ लिख दिया। आप देखो टू का पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, फिर इज फास्टर इनफ, तो इनफ अगर देखें तो यहाँ पर इनफ एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग होता है, तो फास्टर आपका एडजेक्टिव है और इसके बाद में इनफ आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो सही है। लेकिन एक गलती हो गई कि इसने इसको कंपैरेटिव डिग्री में बना दिया, तो इसको हमें हटा करके बनाना पड़ेगा आपका पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ही इज फास्ट इनफ टू डिफीट यू। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पर इसको नोट कर लो आप लोग आराम से। इस चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ, अच्छे से और आराम से, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा नया होता है और आप लोगों ने इसको पढ़ा भी नहीं होता है। तो जब नया चैप्टर है तो इस वजह से आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ लें, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है, वो ये आता है क्या, एडवर्ब एडवर्ब एज का प्रयोग, एडवर्ब एज का प्रयोग। ठीक है, एडवर्ब एज का प्रयोग। अब इसको कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, एडवर्ब एज का प्रयोग। तो होता क्या है कि जैसे हमको मेन वर्ब मिलती है, क्या मिल जाती है हमको, मेन वर्ब। तो जब मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब के बाद हमेशा ही क्या आता है, एडजेक्टिव आता है कि नहीं आता है। तो एज आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब एज आपका क्या है, एडवर्ब है। तो इसका मतलब कैसा है, तो इसका मतलब कुछ वर्ब्स होंगी जिनके साथ आपका एज का यूज हम लोग करते होंगे। तो क्या होता है, कुछ चीज़ें अगर हम बात करें तो कुछ में क्या होता है कि हमें एडवर्ब एज लगाने बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जैसे हम कहें कि वो मतलब एक प्रकार से फ्लो सा बनता है, स्पीकिंग का पैटर्न बनता है कि नहीं, आप बोलते तो लगता है कि नहीं ये चीज़ बिल्कुल सही लिखी है। इसी में से समस्या आती है। तो वही सारी चीज़ें आपको जो लगता है ना कि ये ऐसा होगा, वही उसमें नहीं होता है। इस वजह से ये चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछता है। बात समझ में आ गई, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम बात करते हैं एडवर्ब एज का प्रयोग करने की,
ठीक है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं आपसे तो इसका मतलब क्या होता है। तो एडवर्ब एज का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसमें क्या होती है, तो लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यूज एडवर्ब एज। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ब होंगी जिनके साथ हम एज का प्रयोग करेंगे, वो कौन कौन सी वर्ब हैं उसको हमको देखना है। और सेकेंड पॉइंट आपका ये है, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि नॉट यूज एडवर्ब एज। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है कि कुछ ऐसी वर्ब भी होंगी जिनके साथ हम लोग एडवर्ब एज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ हम एडवर्ब एज का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी वर्ड हो जाएंगे क्या, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन। तो रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू। ठीक है, कौन कौन से वर्ड हो गए आपके, रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब हो गया, डिफाइन हो गया, ट्रीट हो गया, इसके अलावा व्यू हो गया, और आपका एक वर्ड और लिख लेना, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, और एक वर्ड और हो जाएगा, वो वर्ड हो जाएगा तुम्हारा क्या, तो वो वर्ड हो जाएगा आपका नो। ठीक है, वो वर्ड हो जाएगा तुम्हारा नो। नो का मतलब होता है KNOW। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी भी वर्ब होती है जिनके साथ में एडवर्ब एज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करें तो नेम है, इलेक्ट है, नेम है, इलेक्ट है, थिंक है, कंसीडर है। ठीक है, तो नेम है, इलेक्ट है, थिंक है, और आपकी क्या हो जाएगी, कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, तो नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, कॉल, अपॉइंट, मेक, और एक वर्ड और हो जाएगा, वो वर्ड है तुम्हारा चूज करना। ठीक है, तो इतने वर्ड हो गए तुम्हारे। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। कैसे, जैसे अगर हम बात करें आपसे कि एज का प्रयोग किसके किसके साथ होता है किसके किसके साथ में, तो रिगार्ड के साथ होता है, डिस्क्राइब के साथ होता है। ठीक है, जिसमें डिस्क्राइब आपका काफ़ी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डिस्क्राइब एज। डिफाइन वाला भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, डिफाइन एज करते हैं, व्यू एज करते हैं, और नो एज। ठीक है, तो ये 4 वर्ड्स हैं जो मोस्टली लगभग में आपसे एग्जाम में पूछते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब किनके किनके साथ नहीं आता है, अगर हम तुमसे ये पूछें कि फर्स्ट में और सेकंड में भी कौन सा ज़्यादा पूछता है, तो इसमें आपका सेकंड वाला ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो नॉट यूज एडवर्ब एज, किसके साथ एडवर्ब एज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो नेम है, इलेक्ट है, और थिंक है, कंसीडर है, कॉल है, अपॉइंट है, मेक है, चूज है। जिसमें अगर तुमसे हम कहें तो ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। कौन कौन से, नेम किसी का नामकरण करना, किसी का नाम देना, उसी को तो हम इलेक्ट करते हैं, तो वो भी तो होता है इलेक्ट करना। उसी को हम अपॉइंट भी कर देते हैं, मेक माने उसको हम बना देते हैं कुछ ना कुछ, या हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो ये लगभग में एक ही जैसे वर्ड है। अब आता है आपका थिंक और कंसीडर और कॉल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट को भी अंडरलाइन, इसको स्टार बना लेना, थिंक भी बना लेना, इम्पॉर्टेंट है, कंसीडर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कॉल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो कंसीडर और कॉल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर चांसेस रहते हैं यहाँ पर पूछने के। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लो, तो इतना आप नोट करो, फिर हम तुमको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम खुद ही आंसर्स कर लोगे फिर आसानी से। ठीक है,
तो एक बार इसको नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये वाला। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है वो ये है कि अक्सर आया है, डाउट वाला केस है इसमें भी थोड़ा सा। जैसे हमने कहा गांधी जी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि ही थिंक हिमसेल्फ एज ब्रदर। तीसरा क्वेश्चन है आपका आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। ठीक है। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। और एक क्वेश्चन और लिख लेना, वो है आपका कि सी इज कंसीडर्ड एज द सी इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ठीक है। और अगर एक और लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हो कि द प्रिंसिपल appointed him the principal appointed him as lecturer। ठीक है, ये चीज है। तो 5 प्रश्न आपके सामने हैं, पढ़िएगा, आंसर करिएगा। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया है आप उसी तरीके से बस कर लो, आपका आंसर जो है अपने आप ही निकल आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी।
चलो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है गांधी जी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। ज़्यादा बेटर लगता है पढ़ने में, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे कॉल आया, इसका मतलब एज यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज माई ब्रदर, एज ब्रदर, तो थिंक है तो एज यहाँ पे नहीं आएगा। तीसरा है आई रिगार्ड हिम, तो रिगार्ड के साथ तो एज आते ही है, इसका मतलब तीसरा क्वेश्चन आपका कैसा है, सही है। चौथा है सी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो कंसीडर के साथ भी एज नहीं आता है, ठीक है, कंसीडर एज। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम, तो अपॉइंट के बाद एज नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि वो प्रश्न हम लोगों ने ज़्यादा लिखे हैं ना जिसमें एज नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये भी आपसे कहें कि अगर इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसके चांसेस भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ज़्यादा भी रहते हैं, ठीक है। चलो इतना नोट कर लिया है तो हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। अब वो इम्पोर्टेंट कैसे है, वो इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा इन्वर्जन फॉर्म। ये इन्वर्जन फॉर्म का पैटर्न आपका होता है, इसका पैटर्न है, तो ये है आपका इन्वर्जन फॉर्म का पैटर्न। अब ये इन्वर्जन फॉर्म क्या होती है, आपने देखा होगा कुछ नया है, कुछ अलग हटके है, और वो चीज़ें एग्जाम में ज़्यादा पूछता है जो अलग हटके होती हैं या कुछ नई होती हैं, या कुछ ऐसे प्रश्न या कुछ ऐसे रूल्स जो थोड़े से अलग होते हैं बाकी रूल्स के अपेक्षा, उनको एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है। तो हम बात कर रहे थे इन्वर्जन फॉर्म क्या होती है। तो जब हम इन्वर्जन फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो एक पैटर्न आपका बनता है कि सबसे पहले तो आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तब आती है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तब तुम्हारी आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद तब तुम्हारा मिलेगा तुमको क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब के बाद तब आपका आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, लेकिन अगर कभी इस देखो इन्वर्जन का मतलब होता है अपोजिट हो जाना, बदल जाना, उल्टा हो जाना। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, इसी में अगर हम इसका इन्वर्जन कर दें, इसको अपोजिट कर दें, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर लगा हो फुल स्टॉप, यहाँ पर लगा हो फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तब तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी फुल स्टॉप लगा हो और पैटर्न आपको दिखे कैसा, इंट्रोगेटिव जैसा, इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन फॉर्म। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब बदल जाना, उल्टा हो जाना। तो देखो ये बदल गया कि नहीं बदल गया, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद तब आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बात। चलो भाई, तो इतना आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर ये रूल लगता है, कहाँ पर ये रूल फॉलो होता है। तो लिखिएगा इसमें कि जब सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है, यानी अगर हम कहें तो व्हेन आ सेंटेंस, व्हेन आ सेंटेंस
starts with adverbs. When a sentence starts with adverbs like, जैसे कौन कौन सी वो एडवर्ब होती हैं जिनके बाद हम लोग इन्वर्जन फॉर्म को फॉलो करते हैं, तो सारी की सारी एडवर्ब्स हो जाती हैं। एक तो इसमें एक चीज़ और, एक वर्ड लिख लेना, वो वर्ड है आपका नो सूनर। नो सूनर को देखिएगा तो बहुत एग्जाम में पूछता है आपसे। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा वर्ड जो आपके सामने आता है वो आता है हार्डली। फिर आपके सामने एक वर्ड लिखा मिलता है स्कार्सली। तो नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, जितने भी वर्ड्स हैं भाई, जितने भी इडियम्स हैं, सभी के जितने भी आपके एडवर्ब्स हैं सभी के साथ ये रूल फॉलो करेंगे। तो कौन कौन से एडवर्ब है? नो सूनर सबसे ज़्यादा पूछता है, हार्डली, स्कार्सली, नेवर। ये जो ऊपर के 4 वर्ड्स हैं यही मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम में आपसे पूछता है। और नो सूनर के पैटर्न को देखना कैसा लिखा होगा, ठीक है। तो ये सारे इसके सारे एडवर्ब्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप खुद ही चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। चलो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली। पहला क्वेश्चन है आपका सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली। पहला क्वेश्चन है आपका सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली। सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली। अब देखो इस वाले जब क्वेश्चन को तुम देखोगे, इस वाले जब क्वेश्चन को तुम देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे लिखा है सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली, ऐसे दिया हुआ है। तो ये सेल्डम आपकी एडवर्ब है कि नहीं है? एडवर्ब है सेल्डम। तो इसके बाद ये सब्जेक्ट दिया है, फिर ये कम्स दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सेल्डम आएगा तो इसके बाद तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? कम्स की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू या फिर डज। अब इसके अनुसार क्या लगेगा? डज लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्डम, सेल्डम के बाद फिर हम लिखेंगे डज, फिर हम लिखेंगे ही, फिर हम लिखेंगे कम टू दिल्ली। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक पहले इसको नोट करो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर आप देख रहे होगे तो सेल्डम के बाद क्या आ रही है? आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तब क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। तो यही होता है आपका इन्वर्जन फॉर्म। इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन फॉर्म। तो ये बात समझ में आ गई कि इन्वर्जन फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने कहा नेवर आई शैल गो देयर। नेवर आई शैल गो देयर। दूसरा क्वेश्चन है आपका नेवर आई शैल, नेवर आई शैल गो देयर, ठीक है। नेवर आई शैल गो देयर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकल के आएगा? तो यहाँ पे लिखा है नेवर आई शैल गो देयर दिया हुआ है। तो नेवर के बाद देखो सब्जेक्ट है तब हेल्पिंग वर्ब दी है, तो ये गलत हो गया। सही कैसे होगा कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे नेवर, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी शैल, तब हम यूज करेंगे आई का। तो नेवर शैल आई गो देयर, ये होगा इसका सही आंसर। बात समझ में आ गई? तो ये होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो नेवर सेल आई गो देयर, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा। हार्डली सी हैड रीच द स्टेशन, हार्डली सी हैड रीच द स्टेशन, हार्डली
शी हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, ये भी कर लोगे भाई आसानी से। कैसे कर लोगे? हार्डली इन्वर्जन, हार्डली के साथ इन्वर्जन फॉर्म आती है। अगर हार्डली के साथ इन्वर्जन फॉर्म आती है इसका मतलब तो ये गलत हो गया। फिर ये जब गलत हो गया तो इसको सही कैसे करोगे? तो इसको ऐसे लिखोगे, हार्डली, हार्डली के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो फिर हैड लिख दोगे। अब हैड हेल्पिंग वर्ब होगी, अब सब्जेक्ट लिख दो सी, तब आपकी वर्ब आएगी रीच्ड। और रीच का ध्यान रखिएगा कोई प्रिपोजिशन नहीं आती है, तो ये हो जाएगा आपका रीच द स्टेशन। फिर हम लिखेंगे क्या? फिर हम लिखेंगे व्हेन द ट्रेन, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात क्लियर हो गई ना भैया? इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम अंतिम रूल की तरफ चलते हैं। अंतिम रूल की तरफ चलते हैं अपने। चलो, अंतिम रूल आपका क्या है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब भी मेन वर्ब आती है तो उस मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसको क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। उसको क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। जब भी कभी हमें मेन वर्ब मिलती है तो उसके साथ हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी पैटर्न को बदलने का जो कॉन्सेप्ट है वही है आपका इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या कि कुछ जो वर्ब्स होती है जिनको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, कुछ जो वर्ब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं आपका वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, वो कौन कौन सी वर्ब होती हैं? वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होती हैं। तो जैसे हम बात करें आपसे तो आपका हो गया टेस्ट, हो गया टेस्ट के बाद आपका फील हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, और आपका लुक हो गया। ठीक है, सीम हो गया, सीम, सीम का मतलब प्रतीत होना। तो टेस्ट हो गया, फील हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, लुक हो गया। तो टेस्ट है, फील है, स्मेल है, सीम है, एपियर है। एपियर एक वर्ड और लिख लेना, एपियर है। तो ये जो वर्ब्स होती हैं ये फॉलोड बाय क्या होती हैं? यानी ये फॉलोड बाय एडजेक्टिव, यानी इनके बाद क्या यूज करेंगे? तो इनके बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो फॉलोड बाय एडजेक्टिव, नॉट एडवर्ब। हिंदी में लिख लेना कि इनके बाद, इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। इनके बाद किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि एडवर्ब का, ना कि एडवर्ब का। ठीक है, तो इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि एडवर्ब का। चलो, जैसे हमने कहा आई फेल्ट बैडली, आई लुक ऑनेस्ट। जैसे हमने कहा आई फील
बैडली। सेकेंड हमने कहा सी लुक्स ऑनेस्ट। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमने वो क्या लिखा कि अरे कैसा गला हो गया। सी साउंडेड वेरी सैडली। सी साउंडेड very sadly after the death of her pet। आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेट। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपके सामने हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, जैसा मैंने बताया उसी वाले रूल को फॉलो करो, देखो कि भाई वो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि वो पैटर्न आपका नहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ चलो मैं बता देता हूँ, समझ में तो आपको आ ही गया था। पहला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, लिखा है आई फील बैडली लिखा हुआ है, यहाँ पर फील मिल गया वर्ड, तो फील के बाद तो एडवर्ब आता नहीं है, तो बैडली नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, आई फील बैड। आप अक्सर बोलते हैं आई फील बैड, आई फील गुड, तो ये चीज़ है। फिर लिखा है सी लुक्स ऑनेस्ट, तो लुक आपकी एक वर्ब है कि नहीं है, वर्ब है लुक आपका। इसके बाद एडजेक्टिव चाहिए, ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव है, तो सही है। फिर लिखा है सी साउंडेड वेरी सैडली, तो जो साउंडेड आपकी एक वर्ब है, बिल्कुल भाई सही बात है कि साउंडेड जो है आपकी वो एक वर्ब है। तो जब साउंडेड आपकी एक वर्ब है तो इसके बाद हमको क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब। तो यहाँ पे जो सैडली है इसको काट करके आपको लिखना पड़ेगा क्या, सैड लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ा सा देखना होता है। ठीक है, तो आज की कैसी क्लास लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।